दोस्तों नमस्कार। जय स्टडी चैनल पर मैं सर्वेश 26 जुलाई के परीक्षा खबरी में आपका स्वागत करता हूं। आज परीक्षा खबरी शुरू करने से पहले मैं कुछ बातों आपके साथ अपने विचार रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि अब लगभग जुलाई माह समाप्त होने को आ गया है और पैट की परीक्षा अगस्त में है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं भी अगस्त में हैं। और अब आप देखेंगे कि चूँकि कोविड की जो महामारी के कारण जो विपदा आई थी या उथल पुथल हुई थी वो लगभग अब देश पटरी पर लौट रहा है। तो जो भी अलग अलग आयोग हैं, बोर्ड्स हैं, वो जो उनकी कोविड के कारण पेंडिंग परीक्षाएं थी वो अब कराने के लिए जल्द से जल्द अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो अब आपको बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ना है। अब अगर आप ढीला पड़े तो अब आप दौड़ में पीछे होते जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि वो दौर गया जब हम कहा करते थे कि लगातार चलने वाला कछुआ दौड़ता था और खरगोश चूँकि बीच में सो जाता था तो हार जाता था। आज एक कछुए की नहीं बल्कि एक ऐसे खरगोश की ज़रूरत है जो लगातार तेज़ दौड़े। तो वो दौर जा चुके हैं जब हम कहते थे कि निरंतर आपको पढ़ाई करना है। नहीं, अब निरंतर ही पढ़ाई नहीं करना है बल्कि ज़्यादा भी पढ़ाई करना है। अपनी एफिशिएंसी को अपग्रेड कीजिए, ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा समय निकालिए। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना 8 से 9 घंटे ड्यूटी करने के बावजूद भी आंसर राइटिंग में अपना 100% देते हैं। तो अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हैं तो आपका काम एटलीस्ट 8 घंटा पढ़ना होना चाहिए। इसके साथ मैं आज का परीक्षा खबरी स्टार्ट करता हूँ। आज के परीक्षा खबरी में पहली जो खबर है वो खेल से है, ठीक है। और खेल से पहली जो खबर आ रही है वो ये है कि भारत की बेटी प्रिया मलिक ने रचा इतिहास। और ये जो भारत की बेटी हैं इन्होंने जो इतिहास रचा है, ध्यान रखिएगा कि आज दोपहर में कुछ जो यूट्यूब पर चैनल हैं जो अथेंटिकेटेड नहीं है बिल्कुल भी, और कुछ ऐसे ही कतरनों में ये घोषित कर दिया था कि भारत ने ओलंपिक में दूसरा स्वर्ण अर्जित कर लिया। ये बिल्कुल गलत खबर थी। और वास्तविकता ये है कि जो भारत की रेसलर प्रिया मलिक हैं ये हरियाणा से हैं मूलतः, और इन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड अर्जित किया है। हरियाणा के जींद जिले से हैं ये, और वहाँ इन्होंने जो हंगरी में होने वाली वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप थी उसमें गोल्ड अर्जित किया है उन्होंने। तो पहली खबर तो ये हो गई। उसके बाद देखिए ये एक मुद्दा है जिस पर मेंस में या मुख्य परीक्षा में ही प्रश्न बन सकता है, वो है भारत में बुलाए जाने का अधिकार। ठीक है, क्या है भारत में बुलाए जाने का अधिकार? द राइट टू बी फॉरगेटन इन इंडिया। एक मशहूर हस्ती हैं, टेलीविज़न हस्ती आशुतोष कौशिक। उन्होंने इंटरनेट से अपने वीडियोस, तस्वीरें और लेख हटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। इसके लिए उन्होंने अपने भुलाए जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगेटन का हवाला दिया है। भारतीय संदर्भ में भुलाए जाने का अधिकार क्या है? भारतीय संदर्भ में राइट टू फॉरगेटन का जो अधिकार है वो निजता के अधिकार के अंदर आता है। इसमें आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जिससे पीटी और मेंस दोनों में प्रश्न आ सकता है, वो ये है कि आप ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऐतिहासिक फैसला दिया था पुत्तुस्वामी मामले में, और उन्होंने उस फैसले में निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 में जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसके तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया था। तो ध्यान रखिएगा कि भले ही निजता का अधिकार हमारे संविधान में ना उल्लिखित हो, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2017 के निर्णय में पुत्तुस्वामी जो मामला था उसमें निजता के अधिकार को एक मूल अधिकार घोषित किया है। तो ये पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको। और भुलाए जाने का अधिकार इस निजता का अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इस संदर्भ में एक बिल है जो वास्तव में भी संसद में लंबित है, अब ये अधिनियम नहीं बना है। वो बिल का भी जरा जान लेते हैं कि उसमें इस विषय में क्या लिखा हुआ है। तो एक बिल है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, निजी डेटा सुरक्षा विधेयक। इस विधेयक में विशिष्ट रूप से भुलाए जाने के अधिकार के बारे में बातचीत की गई है। मोटे तौर पर इस बिल में ये कहा गया है कि भुलाए जाने का अधिकार के तहत उपयोगकर्ता का जो डेटा न्यासी हैं
द्वारा जमा की गई अपनी व्यक्तिगत जानकारी को डीलिंक या सीमित कर सकते हैं, उसे पूरी तरह से हटा सकते हैं, या जो जानकारी है उसको उसमें सुधार करके साथ दिखाए जाने के लिए भी उसे सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो इस जो बात जो की गई है वो कहा गया है कि ये डेटा जो व्यक्ति का है उसको ये अधिकार प्राप्त है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम फेसबुक पे, हम ज़्यादातर लोग फेसबुक चलाते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपने जो उस पर फ़ोटो शेयर की हैं अपने, या वीडियो शेयर की हैं, या कभी हम विश करते हैं एक दूसरे को, बर्थडे विश करना, कभी कभी हम अपने विचार भी प्रस्तुत कर देते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि उन विचारों को, फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को आप हटा दें, तो ये आपका निजी अधिकार होना चाहिए। इसी के तहत जो है ये दिल्ली उच्च न्यायालय में शरण ली गई है। तो अब है क्या इस बिल में, लेकिन ये बात कही गई है कि व्यक्तिगत डेटा और जानकारी की संवेदनशीलता को संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति का कौन सा डेटा सेंसिटिव है या नहीं है वो स्वयं निर्धारित नहीं करेगा, बल्कि एक डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगी, वो इसका निरीक्षण करेगा और उसके बाद फिर कोई निर्णय आएगा। ठीक है ना। इसके तहत फिर क्या बात निकल के आई कि उपयोगकर्ता अपने निजी डेटा को इंटरनेट से हटाने की मांग कर सकता है, लेकिन उसका यह अधिकार डेटा संरक्षण प्राधिकरण के लिए काम करने वाले न्याय निर्णायक अधिकारी की अनुमति के अधीन होगा। माने पहले आपको वहाँ से अनुमति लेना होगी और उसके बाद ही आप जो है हटा सकते हैं। तो देखिए फेसबुक वगैरह पर तो ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं। अन्य इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जब आप डालते हो अपनी इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ से आपको अगर हटाने की अनुमति नहीं है तो फिर ऐसे मामलों में जो है व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छी खबर है, एक पुरस्कार है जिसको नाम है अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार। ये क्या है? भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय भदवार को ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्र में उनको उनके कार्यों के लिए प्रतिष्ठित अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट खबर है। उसके बाद है RMX-21। RMX-21 क्या है? ये भारतीय सेना का एक स्कीइंग अभियान है। स्कीइंग बर्फ़ पर खेला जाने वाला एक खेल होता है। RMX-21 का आयोजन देश व भारतीय सेनाओं में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमालयी क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं में किया गया था। इस अभियान को 10 मार्च को लद्दाख के काराकोरम दर्रे पर रवाना किया गया था और 6 जुलाई को उत्तराखंड के मलारी में ये समाप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट खबर है, दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करेगा चीन। देखिए फुकुशिमा जो घटना हुई थी जापान में, उसके बाद से परमाणु ऊर्जा के ऊपर एक प्रश्न लग गया था, उसको नकारात्मक दृष्टि से देखा जाने लगा था कि ठीक है भविष्य में ऊर्जा की ज़रूरतों को परमाणु ऊर्जा पूर्ण करती है, लेकिन वास्तव में एक बहुत बड़ा खतरा भी है। और तब से अगर आप डेटा का एनालिसिस करोगे तो भारत की परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में या कुल ऊर्जा के संदर्भ में परमाणु ऊर्जा का जो अंशदान है वो लगातार कम हुआ है। तो चीन में एक नया प्रयोग किया गया, वो क्या प्रयोग है उसको हम समझते हैं। चीनी सरकार के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती। यह रिएक्टर यूरेनियम के बजाय तरल थोरियम पर चलेगा और पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित होने की उम्मीद है। ध्यान रखिए कि जो एटॉमिक रिएक्टर्स जो होते हैं, परमाणु रिएक्टर्स, जब वो गर्म हो जाते हैं तो उनको ठंडा करने के लिए इसमें जल की आवश्यकता होती है, और उसके बाद वो जल कहाँ जाए तो उसको फिर कहीं ना कहीं आपको छोड़ना पड़ता है, या उसकी एक विधि होती है जिसमें उसको शोधन करना होता है जो कि काफ़ी खर्चीली होती है। अगर किसी वजह से वो जल रिसाव हो करके आपके वातावरण में फैल जाता है तो चूँकि वो जल रेडियो एक्टिव पदार्थ के संपर्क में आ गया है तो वो फिर रेडियो एक्टिविटी फैलाने का कारण बन सकता है। फुकुशिमा जो केस था उसमें भी ये था, जो जल था वो रेडियो एक्टिव प्रदूषण से प्रदूषित हो चुका था। ठीक है, दूसरी बात इसमें जो आपके भारत के लिए काम की है वो ये है कि यूरेनियम
की बजाय इसमें तरल थोरियम का यूज़ होगा। ये देखिए, यूरेनियम की बजाय इसमें तरल थोरियम का यूज़ होगा। तो समझिए इस बात को कि भारत का जो केरल तट है उसकी मोनोजाइट वालुका में थोरियम का बड़ा भंडार है। भारत में यूरेनियम पर्याप्त मात्रा में नहीं है, यदा कुछ ही स्थानों पर मिलता है, लेकिन थोरियम का एक बड़ा भंडार है। तो अगर इस तरीके का कोई प्रयोग सफल होता है तो भारत के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि भले ही चीन हमको इसमें सहायता दे या ना दे, हमारे देश के वैज्ञानिक योग्य हैं और वो इस तकनीक पर जल्दी ही अपनी पकड़ बना लेंगे। इसमें होता क्या है कि पिघला हुआ नमक जब हवा के संपर्क में आता है तो ठंडा हो जाता है और जल्दी से जम जाता है और इस प्रकार थोरियम को इंसुलेट करता है, जिससे किसी भी संभावित रिसाव में पारंपरिक रिएक्टरों से लीक की तुलना में इसमें पर्यावरण में बहुत कम विकिरण फैल सकता है। तो रेडियो एक्टिव प्रदूषण जो होता है वो बहुत कम होगा। इस प्रकार के रिएक्टर के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ये रेगिस्तानी क्षेत्र में भी काम करने में सक्षम होगा। आपने देखा होगा कभी कोई परमाणु रिएक्टर की कोई नई जो स्थापना होती है तो वो कई बार वहाँ पर पर्यावरणविद या वहाँ के लोकल लोग क्या जो प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देते हैं उसके विरोध में। उसका कारण ये है कि जाहिर सी बात है कि उनका जीवन के लिए खतरा तो हो ही जाता है। अगर किसी कारणवश कोई दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना के पहले शिकार वही लोग होंगे। तो जो ऐसे इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाके, जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, वहाँ पर ये इस प्रकार का रिएक्टर जो होगा वो बहुत ही काम का होगा। तो ना केवल चीन के लिए एक प्रकाश किरण है, बल्कि भारत के लिए भी ये आशा की किरण है। तो हुबेई के रेगिस्तानी शहर का पहले रिएक्टर के स्थान के रूप में इसको चुना गया है। आगे देखते हैं, भारत बना रहा है पावर आइलैंडिंग सिस्टम। ठीक है, पावर आइलैंडिंग सिस्टम क्या है? देश के बिजली ग्रिड पर संभावित हमलों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा की रक्षा करने के लिए देश के कई शहरों में पावर आइलैंडिंग सिस्टम बनाने की योजना बनाई जा रही है। बंगलुरु और जामनगर, जिसमें भारत की 2 सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियाँ हैं, उन शहरों में शामिल किए गए हैं जिनका मूल्यांकन एक आइलैंडिंग सिस्टम के लिए किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, बंगलुरु जामनगर के अलावा हमारे उत्तर प्रदेश में भी एक तेल रिफाइनरी है, उसका आप नाम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मौजूदा सिस्टम वाले मुंबई और नई दिल्ली जैसे शहरों में सुधार किया जा रहा है। दुनिया भर में बिजली ग्रिडों को लगातार डिजिटल किया जा रहा है, जिससे वे ऐसे संभावित हमलों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। इसलिए भारत सरकार देश के प्रमुख शहरों में पावर आइलैंड सिस्टम बनाने की योजना बना रही है। वर्ष 2020 में मुंबई में एक बड़ी बिजली आउटेज हुई थी, जिससे शहर ठप हो गया था और इसने शहरों के पावर ग्रिड पर साइबर हमले की अटकलों को प्रेरित किया था। तो देखिए, आज के युग में चाहे हम कितनी भी साइबर सिक्योरिटी की बात कर लें, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के हम कभी भी निश्चिंत नहीं हो सकते। आपको बराबर सचेत रहना होगा। पेगासस का मामला आप लोगों ने सुना ही होगा। पेगासस एक स्पाईवेयर है, इजरायली स्पाईवेयर, और उसके विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से वो जासूसी करता है लोगों के निजी मोबाइल में जा कर के और संवेदनशील या हमारे आंतरिक सुरक्षा से संबंधित खबरों को भी आसानी से चुरा सकता है। तो इस दृष्टिकोण से पावर आइलैंडिंग सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही आज का जो परीक्षा खबरी का अंक है वो समाप्त होता है, और इसको देखने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे पीटी स्पेशल, मेंस स्पेशल आदि कोर्स चल रहे हैं। आप लोग चाहें तो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर 9453775039, इस पर आप किसी भी प्रकार के हमारे पेड कोर्स, टेस्ट सीरीज, जैसे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए चल रहा है, मेंस 2021 के लिए चल रहा है, आरओ प्रीलिम्स के लिए चल रहा है, मेंस 2021 के लिए चल रहा है, इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।